जन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट जिसको कॉमनली सफ़ेद मोतियाबिंद या मोतियाबिंद भी कहा जाता है, मोतिया भी कहा जाता है, आँख में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये मोतियाबिंद, क्या इसके ऑपरेशन होते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं इसके, कौन से लेंसेज अवेलेबल हैं, क्या कॉस्ट पड़ती है ऑपरेशन की, लेंसेज की क्या कॉस्ट पड़ती है, कब आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। तो ये सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ मैं, काफ़ी लंबा होने वाला है वीडियो। कोशिश करूँगा कैटरैक्ट से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करूँ, तो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट होता क्या है। उसके लिए आपको ये आँख का मॉडल समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारी आँख में तीन मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आगे आता है काली पुतली, उसके बाद आता है आँख के अंदर एक लेंस जो शीशे की तरह साफ़ होता है, और फिर आँख में आता है एक पर्दा। लाइट जो है वो सामने से आती है, काली पुतली और लेंस से होते हुए आपके पर्दे पे पड़ती है, और पर्दे से एक नस निकलती है जो आपके दिमाग से कनेक्ट करती है और आप देख पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान में ये लेंस बिल्कुल साफ़ होता है शीशे की तरह, लेकिन अगर ये लेंस कुछ इस तरह का हो जाए या कुछ इस तरह का सफ़ेद पड़ जाए तो उसको हम लोग सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट कहते हैं। अब अगर लेंस में ये सफ़ेदी बन गई या लेंस में कैटरैक्ट हो गया तो होता ये है कि जो आँख के अंदर लाइट आ रही है वो कुछ हद तक इस कैटरैक्ट की वजह से रुक जाती है और कुछ ही लाइट पर्दे तक पहुँच पाती है, इसलिए आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। अब अगर आपकी आँख में ये सफ़ेद मोतियाबिंद आ रहा है तो कई तरह के सिम्टम्स आँख में आने शुरू हो जाते हैं। नज़र धुंधली हो जाती है, कभी कभार दो इमेजेस दिखनी शुरू हो जाती है कि अगर आप सपोज़ चाँद को देखें तो दो चाँद दिखने शुरू हो जाते हैं। आँखों में चौंध लगनी शुरू हो जाती है, रात को ड्राइव करें तो आँखों में हेडलाइट्स की बहुत चौंध लगती है, चश्मे का नंबर भी आ सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी आंख में आ रहे हैं तो एक बार आपको अपने आंखों के डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और आपको अपनी आंखें कैटरैक्ट के लिए चेक करानी चाहिए। अब एक बार आंख में कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद आ गया, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज, इसका सोल्यूशन एक ही है, वो है ऑपरेशन। कोई दवाई, कोई ड्रॉप्स इस कैटरैक्ट को ठीक नहीं कर सकती। आप लोग कई वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, बहुत ही मिसलीडिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक ड्रॉप, वो ड्रॉप आंखों के कैटरैक्ट को ठीक कर सकती है, सफ़ेद मोतिया को ठीक कर सकती है। ये सारी वीडियोस बिल्कुल गलत हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। कैटरैक्ट का इलाज सिर्फ एक ही है और वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन से ये जो आँख में सफ़ेदी आ गई है आपके लेंस में, या जो कैटरैक्टस लेंस हो गया है, इसको हटा दो और इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस जो बिल्कुल क्लियर लेंस है उसको डाल दो। इस तरह से अगर क्लियर लेंस आँख में आ गया तो रास्ता लाइट का फिर से साफ़ हो जाता है और आपको दिखना शुरू हो जाता है। अब जब मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि उनकी आँख में कैटरैक्ट आ गया है या सफ़ेद मोतिया आ गया है तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या डॉक्टर साहब कुछ समय तक हम रुक सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है कि हम ऑपरेशन को, सर्जरी को कुछ टाइम बाद करा लें? हमने ये सुना है कि अगर आँख में मोतियाबिंद शुरू हो जाए तो मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार करना चाहिए और फिर ऑपरेशन कराना चाहिए। तो देखिए, इसमें आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आँख का मोतिया आ गया तो उसको पकने देना चाहिए, ये आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आँख में जब मोतिया आ जाता था तो हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते थे कि अभी वेट करना चाहिए, मोतियाबिंद को बिल्कुल पकने देना चाहिए, क्योंकि पक के मोतियाबिंद एक सख्त दाने की तरह बन जाता था और उस दाने को पूरा का पूरा आँख से निकाल देते थे और उसकी जगह पे एक लेंस डाल देते थे और फिर आँख को 10 टांकों से बंद कर देते थे। आजकल टांके वाले ऑपरेशन बिल्कुल बंद हो गए हैं। आजकल ऑपरेशन होता है लेज़र से। तो लेज़र में हमारी ये रिकमेंडेशन होती है कि मोतिये को जितना जल्दी निकाल लिया जाए उतना बेटर है। सर्जरी आज कराओ या सर्जरी 6 महीने बाद कराओ, उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन जितना मोतिया पकता जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमें लेज़र से एनर्जी डालनी पड़ेगी उस मोतिये को तोड़ के निकालने के लिए, और एक टाइम के बाद वही लेज़र एनर्जी आपके आँखों के टिश्यू को ख़राब करना शुरू कर देती है। तो यस, अगर आपकी आँख में मोतिया बहुत हल्का है तो एक बारी को डॉक्टर से सलाह लेके 2-3 महीने वेट करा जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी नहीं हो रही, अगर आपका काम चल रहा है। लेकिन आजकल नई गाइडलाइंस के हिसाब से जितना जल्दी मोतिया को निकाल दिया जाए उतना बेटर रहता है। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आजकल कई प्रकार के होते हैं।
और इसमें जो लेंस डाला जाता है वो भी आजकल कई प्रकार के आ गए हैं। तो जो ऑपरेशन होते हैं वो जो आजकल लेटेस्ट ऑपरेशन चले हुए हैं, 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं मोतियाबिंद के। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलर फेको, जिसमें आँख में करीब 3 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है और मोतियाबिंद को निकाला जाता है। दूसरा ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोफेको, जिसमें करीब 2 मिलीमीटर का चीरा लगता है। फिर एक तरह का ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं जेप्टोफेको, जो अगर आपका मोतिया बहुत पक गया हो या अपनी जगह से हिल गया हो या आपकी काली पुतली में सफ़ेदी हो या बच्चों में ऑपरेशन हो रहा हो तो जेप्टो का यूज़ होता है। और जो सबसे लेटेस्ट है उसको हम कहते हैं फेम्टो लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी या फिर लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें जो फेम्टो लेज़र वाली कैटरैक्ट सर्जरी है वो सबसे एडवांस सर्जरी मानी जाती है आजकल के टाइम पे। ये सर्जरी पूरी तरह से ब्लेडलेस होती है, इसमें कोई ब्लेड यूज़ नहीं होता। रोबोटिक सर्जरी होती है, इसमें रोबोटिक प्रिसीजन मिलती है, सबसे फास्ट इसके रिजल्ट्स आते हैं, सबसे कम एनर्जी यूज़ होती है और बड़े शहरों में टियर 1 सिटीज़ में मोस्टली फेम्टो लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी होती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि डॉक्टर साहब हमें मिनिमम स्टैंडर्ड बताइए कि एक मिनिमम सर्जरी हमें कौन सी करानी चाहिए, क्योंकि फेम्टो सर्जरी अक्सर काफ़ी महंगी पड़ती है, तो आजकल मिनिमम कॉमनली पूरे इंडिया में जो एक स्टैंडर्ड सर्जरी मानी जाती है उसको हम कहते हैं माइक्रोफेको सर्जरी। देखिए ये तो बात हो गई सर्जरीज़ के बारे में। अब सर्जरी के बाद मोतियाबिंद को निकाल के आँख में एक लेंस भी डाला जाता है। तो मोस्टली मेरे पास आपके ये क्वेश्चंस आए कि डॉक्टर साहब इस लेंस के बारे में हमें और डिटेल्स दीजिए, किस प्रकार के लेंसेज होते हैं, कितने तरह के लेंसेज होते हैं, इनकी क्या कॉस्ट होती है, इनकी क्या क्वालिटी होती है, आजकल बेस्ट लेंसेज कौन से हैं, बजट में कौन सा लेंस बेस्ट है, इंपोर्टेड लेंसेज में कौन से लेंस बेस्ट है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में आगे। देखिए मोतियाबिंद के बाद जो आँख में लेंस डाला जाता है इसकी क्वालिटी, इसका डिज़ाइन और इसका नंबर हमारे हाथ में। तो अक्सर इस लेंस से हम आपके चश्मे का नंबर तक ठीक कर सकते हैं। और हम लोगों की आजकल ये कोशिश रहती है कि जो कैटरैक्ट सर्जरी है आजकल कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी बन गई है कि मोतियाबिंद को निकाल के जो लेंस डाला जाए वो इस तरह का लेंस डाला जाए कि आपके आंखों के चश्मे का नंबर भी ठीक हो जाए। फ़र्ज़ के तौर पे अगर मान लीजिए आपकी आंख में +6 का नंबर है तो हम इसमें 27 नंबर का लेंस डाल के ये नंबर को ठीक कर सकते हैं। या मान लीजिए आपकी आंख में -20 का नंबर है तो हम 1 नंबर का लेंस डाल के इसको ठीक कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम लोग टेस्ट करके प्रॉपर्ली निकालते हैं, लेकिन रफली ये इस तरह की वैल्यूज़ निकलती है अगर आपके इस तरह के चश्मे के नंबर हो। अब इस लेंस का जो डिज़ाइन है और जो क्वालिटी है वो भी हमारे हाथ में है। तो अगर हम बात करें लेंस के डिज़ाइंस के बारे में तो आजकल कई तरह के डिज़ाइंस आजकल अवेलेबल हैं। इसमें आपके हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं, जिसमें आजकल ज़्यादा पॉपुलर हाइड्रोफोबिक हैं। हाइड्रोफिलिक लेंसेज अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। इसमें आपके एस्फेरिक एंड नॉन एस्फेरिक लेंसेज होते हैं जिनको हम स्फेरिकल लेंसेज भी कहते हैं। आजकल एस्फेरिक लेंसेज ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा चलते हैं। इसमें आपके राउंड या स्क्वायर एज लेंसेज हो सकते हैं जिसमें स्क्वायर एज ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपके यूवी लाइट को ब्लॉक करने वाले और क्लियर लेंसेज हो सकते हैं। जो यूवी लाइट ब्लॉक करते हैं उनको हम ब्लू फिल्टर लेंसेज भी कहते हैं। तो वो आपके पर्दे में जो हार्मफुल रेज़ है, जो ब्लू लाइट से पर्दा डैमेज हो सकता है, उनको रोकती है। इसमें येलो टिंट वाले और क्लियर लेंसेज हो सकते हैं। तो आज कुछ लेंसेज की बात करेंगे जो हम लोग अक्सर अच्छे मानते हैं कैटरैक्ट सर्जरी में। और अगर आप अपनी कैटरैक्ट की सर्जरी या मोतियाबिंद की सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो इन लेंसेज को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम इन लेंसेज की बात करें तो इनको हम 2 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं जिनको हम कहते हैं इंडियन लेंसेज और दूसरे हैं जिनको हम कहते हैं इम्पोर्टेड ब्रांडेड लेंसेज। आजकल इंडियन लेंसेज भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेड ब्रांडेड लेंसेज पूरी दुनिया में चलते हैं तो उनका क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा सा बेटर होता है इंडियन लेंसेज से। और इम्पोर्टेड लेंसेज आजकल प्रेफर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन लेंसेज ख़राब हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन लेंसेज का क्वालिटी कंट्रोल 19-20 इम्पोर्टेड से कम होता है तो इम्पोर्टेड लेंसेज आजकल प्रेफर करे जाते हैं अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की सर्जरी चाहते हैं अच्छे लेंस के साथ। अब अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो एक तरह का लेंस होता है जिसको हम कहते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस का मतलब है कि आपको दूर का साफ दिखता है लेकिन नज़दीक का देखने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है।
तो इंडियन मोनोफोकल में 3-4 लेंसेज हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। उसमें आपका केयर ग्रुप का ऑक्यूफ्लेक्स, बायोटेक का नेचुरल एचडी और ओरोलैब का ओरोव्यू लेंस। ये लेंसेज मोनोफोकल इंडियन लेंसेज की कैटेगरी में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगर हम इम्पोर्टेड लेंसेज की बात करें तो इम्पोर्टेड लेंसेज में होया जो एक जापानीज़ कंपनी है, होया का विविनेक्स लेंस बहुत अच्छा माना जाता है। अल्कॉन का क्लैरियन लेंस ये अभी लेटेस्ट आया है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस 1 ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और आजकल एक नया तरह का मोनोफोकल भी आ गया है जिसको हम एक्सटेंडेड डेप्थ मोनोफोकल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दूर के साथ साथ जो इंटरमीडिएट विजन होती है, जो आपकी कंप्यूटर वाली विजन होती है, वो भी काफ़ी हद तक अच्छी क्लियर दिखती है। तो उसमें आजकल एक नया लेंस आया है जिसको हम कहते हैं टेक्निस का आईहेंस IOL, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर हम इंडियन मोनोफोकल लेंस प्लान कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट करीब 15,000 से 25,000 के बीच में आनी चाहिए। और अगर आप इम्पोर्टेड मोनोफोकल लेंस प्लान कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट करीब 40 से 50,000 के बीच में आनी चाहिए। ये प्राइजेज़ माइक्रोफेको के लिए हैं। अगर आप अपनी जेप्टो सर्जरी कराते हैं तो इसमें 20,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। और अगर आप अपनी फेमटो लेज़र सर्जरी कराते हैं, ब्लेडलेस वाली जो रोबोटिक सर्जरी है, तो इसमें करीब 40,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। और अगर आप अपना रेगुलर फेको कराते हैं जो माइक्रो से एक स्टेप कम है, तो उसमें 10,000 रुपये और कम कर लीजिए। अब एक और तरह का डिज़ाइन होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीफोकल डिज़ाइन। मल्टीफोकल जैसे नाम ही बता रहा है, इसमें अलग अलग तरह के फोकस होते हैं। तो मल्टीफोकल में भी अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंसेज, जो आपको डिस्टेंस और इंटरमीडिएट क्लियर दिखाते हैं या डिस्टेंस और नियर क्लियर दिखाते हैं। ये आजकल ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा नहीं डाले जाते। एक तरह के लेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं EDOF लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। ये भी आजकल इतने पॉपुलर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले जाते। आजकल जो मल्टीफोकल में पॉपुलर लेंसेज हैं उनको हम कहते हैं ट्राईफोकल लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज का मतलब उसमें 3 फोकस होते हैं। डिस्टेंस भी दूर का भी देख सकते हो आप क्लियर, इंटरमीडिएट कंप्यूटर लेवल का भी क्लियर देख सकते हो और नज़दीक का भी क्लियर देख सकते हो। लेकिन अगर हम मार्केट एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि 95% लेंसेज जो हैं वो मोनोफोकल डाले जाते हैं और करीब 5% ही है जो मल्टीफोकल डाले जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि मल्टीफोकल में 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम मल्टीफोकल में जो आती है उसको हम कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स। मतलब रात के टाइम पे अगर आप लाइट्स को देखते हैं, हेडलाइट्स को देखते हैं या स्ट्रीट लाइट्स को देखते हैं, तो उसके अराउंड कभी कभार रंग बिरंगे छल्ले दिख सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम पूरी लाइफ नहीं रहती, अक्सर बॉडी इसको न्यूरो अडाप्ट कर जाती है और टाइम के साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में इनिशियली ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें आती है, उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। उसमें ये होता है कि क्योंकि इस लेंस में 3 तरह के फोकस होते हैं, तो आपकी आँख में जो लाइट जा रही है वो 3 लेवल्स पे डिवाइड हो जाती है। उसकी वजह से जो ब्राइटनेस है, जो कंट्रास्ट है, उसमें 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कॉस्ट। तो मल्टीफोकल लेंसेज थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें कि इंडियन मल्टीफोकल लेंस वो करीब आपका 40 से 60 की रेंज में पड़ता है, 40,000 से 60,000 की रेंज में। और अगर हम इंपोर्टेड मल्टीफोकल की बात करें तो वो आपका पड़ता है करीब 70 से 90,000 की रेंज में, 70 से 90,000 की रेंज में। तो यूजुअली मल्टीफोकल लेंसेज हम लोग यंग लोगों में जिनको रात को ड्राइव करना है उनमें नहीं प्रेफर करते। प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, CA, उनमें प्रेफर नहीं करते। यूजुअली ये लेंसेज अगर हाउसवाइफ्स हैं या फिर रिटायर्ड लोग हैं जो रात को ज़्यादा ड्राइव नहीं करते, एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है, चाहते हैं दूर नज़दीक का चश्मा ना लगाना पड़े, ज़्यादा परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी नहीं है, उन लोगों में मल्टीफोकल ज़्यादा पॉपुलर हैं और 95% जो है मोनोफोकल लेंसेज डलते हैं। तो अगर आप मेरे से मल्टीफोकल इंडियन लेंसेज के बारे में पूछें कि कौन से लेंसेज अच्छे हैं, तो अगेन बायोटेक का या केयर का लेंस, जिसको हम ट्राइडिफ लेंस कहते हैं, वो पॉपुलर लेंसेज हैं, अच्छे लेंसेज हैं। फॉरेन लेंसेज या इंपोर्टेड लेंसेज की बात करें तो 2 लेंसेज बहुत ही पॉपुलर हैं। सबसे पहला लेंस है जिसको हम कहते हैं अल्कॉन का पैनऑप्टिक्स। ये मार्केट लीडर है मल्टीफोकल लेंसेज में, ट्राईफोकल लेंस है और इसमें सारे फीचर्स हैं जो एक अच्छे लेंस में होने चाहिए।
और सेकंड पे जाइस का लेंस काफ़ी पॉपुलर है। अब मल्टीफोकल लेंसेज में आपको एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि क्योंकि मल्टीफोकल लेंसेज काफ़ी महंगे होते हैं और जो भी मैंने प्राइस आपसे डिस्कस करा वो मल्टीफोकल लेंसेज विद माइक्रोफेको के साथ डिस्कस करा था। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वही आप जेप्टो में कराते हैं तो 20,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए और अगर आप फेम्टो में कराते हैं तो 40,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए और ये प्राइजेज़ 1 आई की है। अगर 2 आई का कराएंगे तो ऑफकोर्स प्राइस डबल हो जाएगी। मल्टीफोकल में क्योंकि लेंस इतना महंगा होता है तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मल्टीफोकल लेंस डालेंगे तो एकदम से कुछ जादू हो जाएगा, सब कुछ दूर नज़दीक पास का दिखना शुरू हो जाएगा और हमें कभी भी चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब ऑफकोर्स कोशिश हमारी यही होती है कि आपको चश्मे से जितनी मैक्सिमम इंडिपेंडेंस मिल जाए उतनी दे सकें, लेकिन फिर भी 19-20 का फ़र्क आ सकता है। तो आप मेजरली तो इंडिपेंडेंट होते हैं, मोस्टली अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली बिना चश्मे के कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत फाइन टेक्स्ट पढ़ना है, बहुत छोटा टेक्स्ट पढ़ना है या बहुत दूर का टेक्स्ट पढ़ना है तो कभी कभार चश्मे की ज़रूरत महसूस हो सकती है, वो नॉर्मल है। अब एक और कैटेगरी होती है लेंसेज की जिसको हम कहते हैं टॉरिक लेंसेज। टॉरिक लेंसेज का मतलब है कि अगर आपकी आँख में सिलेंडर नंबर है तो जो मल्टीफोकल और मोनोफोकल लेंसेज होते हैं ये आपकी आँख का सिर्फ स्फेरिकल नंबर ठीक करते हैं। अब पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्फेरिकल नंबर और सिलेंडर नंबर होता क्या है। स्फेरिकल नंबर होता है कि आपकी आँख अगर साइज़ में बड़ी हो जाए या नॉर्मल साइज़ से छोटी हो जाए तो आँख में स्फेरिकल नंबर आ जाता है, जिसको +1 +2 -1 2 3 इस तरह का नंबर होता है। और एक तरह का नंबर होता है जिसको हम कहते हैं सिलेंडर नंबर। सिलेंडर नंबर आपकी पुतली की गोलाई से निकलता है। अगर पुतली की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट है तो आपकी आँख में सिलेंडर नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर पुतली एक डायरेक्शन से ज़्यादा खिंच जाए, लंबी हो जाए, तो आँख में सिलेंडर नंबर आना शुरू हो जाएगा। अक्सर आधा सिलेंडर या 0.25 सिलेंडर को हमें ज़्यादा करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें हम नॉर्मल मोनोफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज डाल देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपका सिलेंडर नंबर 1 से ऊपर है तो आपको टॉरिक लेंसेज की रिक्वायरमेंट है अगर आप बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहते हैं बिना चश्मे के। तो ये सारे लेंसेज मोनोफोकल और मल्टीफोकल, इंडियन या इंपोर्टेड जो मैंने आपसे डिस्कस करे, ये सारे लेंसेज टॉरिक डिज़ाइन में भी अवेलेबल होते हैं। और टॉरिक जो आपका लेंस है वो तब प्रेफर करा जाएगा अगर आपकी आंख में सिलेंडर नंबर 1 से ज़्यादा है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने मेरे से पूछे थे कैटरैक्ट के बारे में, तो वो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा था वो ये था कि अगर एक आँख में हमने एक तरह का लेंस डला लिया है तो क्या दूसरी आंख में हम दूसरा लेंस डलवा सकते हैं। फ़र्ज़ के तौर पे अगर एक आंख में मोनोफोकल डल गया है तो क्या दूसरी आंख में हम टॉरिक या मल्टीफोकल डलवा सकते हैं, या अगर एक आंख में एक कंपनी का मोनोफोकल है तो दूसरी आंख में हम दूसरी कंपनी का डलवा सकते हैं। डलवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि जो लेंस आपकी एक आंख में डला है दूसरा लेंस भी दूसरी आंख में वही डलना चाहिए, डिफरेंट लेंस नहीं डलना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक आंख में मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया तो मुझे कितना टाइम वेट करना चाहिए दूसरी आंख में ऑपरेट कराने के लिए, या क्या दोनों आंखें एक ही बारे में ऑपरेट हो सकती हैं। हम लोग बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि दोनों आंखें एक ही बारे में ऑपरेट की जाए। एक आंख के ऑपरेशन के बाद एटलीस्ट 1 महीना रुकना चाहिए, जब पहली आंख सेटल हो जाए फिर दूसरी आंख को ऑपरेट करना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का लेंस आप डलवाते हैं। अगर आप मोनोफोकल लेंस डलाते हैं तो आपको ऑफकोर्स नज़दीक के लिए जब भी रीडिंग राइटिंग का काम करना है चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आप मल्टीफोकल लेंस डलाते हैं तो चश्मे में इंडिपेंडेंस बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि 19-20 का फ़र्क आ सकता है। बहुत फाइन टेक्स्ट पढ़ना है या बहुत दूर के छोटे अक्षर पढ़ने हैं तो उस समय चश्मे की रिक्वायरमेंट लग सकती है, लेकिन मोर और लेस आपके चश्मे का नंबर उससे काफ़ी सॉल्व हो जाता है और चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं लगती। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि अगर मैंने अपनी आँख में एक मोनोफोकल लेंस डलवा लिया है, क्या मैं उस लेंस को निकाल के मल्टीफोकल में चेंज करा सकता हूँ। ऑफकोर्स पॉसिबल है ये करना, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक लेंस आंख में डल गया है, ऑपरेशन होकर सेटल हो गया है, तो उसको निकालने में काफ़ी सर्जिकल मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है और उसमें फ़ायदे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर एक आंख में लेंस डल चुका है, अपनी जगह सेटल हो चुका है,
तो मेरी रिकमेंडेशन है कि उस लेंस को नहीं छेड़ना चाहिए, अपनी जगह पे पड़े रहना चाहिए और दूसरी आंख के लिए आप दूसरी तरह का डिज़ाइन जो है वो प्लान कर सकते हैं। फिर एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर साहब ये आफ्टर कैटरैक्ट या आंख में झिल्ली आना क्या होता है। मेरी मतलब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन कराए हुए करीब 4-5 साल हो गए, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल साफ दिख रहा था लेकिन आंख में अब धुंधला दिखना शुरू हो गया है। तो देखिए बेसिकली झिल्ली आने को हम लोग आफ्टर कैटरैक्ट भी कहते हैं। उसमें होता ये है कि आपकी लेंस के पीछे कुछ सफ़ेदी आ जाती है जिसकी वजह से नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है। तो एक याक लेज़र होता है, उससे हम ये झिल्ली काट सकते हैं और झिल्ली काटने के बाद नज़र जो है वो फिर से साफ़ हो जाती है। फिर मेरे से किसी ने पूछा था कि मैं डायबिटिक हूँ तो कौन सा लेंस प्रेफर होना चाहिए। देखिए डायबिटिक में मोस्टली हम लोग मोनोफोकल लेंस प्रेफर करते हैं क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को आगे पर्दे में लेज़र कराने की भी ज़रूरत महसूस हो सकती है। तो अगर मल्टीफोकल होता है तो लेज़र करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मोनोफोकल लेंस ही डलवाना चाहिए। फिर मेरे से किसी ने पूछा था कि अगर मैंने आज एक तरह का लेंस डलवा लिया और 5-10 साल बाद कोई नया तरह का डिज़ाइन आ जाए, बेटर लेंस आ जाए, तो क्या मैं अपने लेंस को हटा के नया लेंस डलवा सकता हूँ। वेल ऑफकोर्स एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑफकोर्स हम आपका लेंस निकाल के दूसरा लेंस डाल सकते हैं, लेकिन सजेशन यही है कि एक बार आंख में लेंस डल के सेटल हो गया तो उसको दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। फिर मेरे से किसी ने पूछा था कि अगर आंख में एक बार लेंस डल गया तो ऐसा हो सकता है कि क्या बॉडी लेंस को रिजेक्ट कर दे या आंख में कोई रिएक्शन हो जाए। वेल कैटरैक्ट में जो लेंसेज डल रहे हैं वो पिछले 100 सालों से डल रहे हैं, कभी इसमें कोई रिएक्शन होता नहीं है, बॉडी इसको रिजेक्ट नहीं करती, टाइम टेस्टेड लेंसेज हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर मेरे से किसी ने पूछा था कि क्या ये लेंस आंखों में पड़े पड़े एक्सपायर हो सकते हैं। नहीं, ऐसे कोई लेंस एक्सपायरी नहीं होती, एक बार आंख में लेंस डल गया तो अगले 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे से पूछा था कि ऑपरेशन में टाइम कितना लगता है। तो कैटरैक्ट सर्जरी या सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन में करीब 8 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत लंबी सर्जरी नहीं होती, एक सिंपल सी सर्जरी होती है। फिर मेरे से पूछा गया था कि क्या इस ऑपरेशन में कोई दर्द होता है या कोई इंजेक्शन लगता है या कोई ब्लेड लगता है, कट लगता है। वेल ये डिपेंड करता है आप कौन सी सर्जरी करा रहे हैं। अगर आप फेको या जेप्टो या फेमटो करा रहे हैं तो वो बिना इंजेक्शन के, बिना दर्द के, सिर्फ आंखों में ड्रॉप्स डाल के आंखों को सुन्न किया जा सकता है। अगर आप ब्लेडलेस सर्जरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आंख में किसी ब्लेड से चीरा ना लगाया जाए, तो आजकल ब्लेडलेस फेमटो लेज़र सर्जरीज भी अवेलेबल हैं, तो उसमें ब्लेडलेस हो जाता है और रिकवरी उसमें और फास्ट हो जाती है। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन के बाद कितने टाइम बाद अपने ऑफिस का काम शुरू कर सकते हैं। वेल इसमें कोई ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं होती, 2-3 दिन हम कहते हैं कि थोड़ा ऑफिस से छुट्टी ले लो। ऑपरेशन के बाद थोड़े प्रिकॉशन रखने होते हैं, काला चश्मा पहनना होता है, ज़्यादा धूल मिट्टी में नहीं निकलना होता, गले के नीचे नहाना होता है, 1 हफ्ता आंखों को पानी से बचाना होता है। लेकिन 2-3 दिन बाद आप इतने फिट हो जाते हैं कि अपने ऑफिस की रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, घूम फिर सकते हैं। फिर मेरे से पूछा था कि ऑपरेशन से पहले कौन से टेस्ट कराने चाहिए। वेल ऑपरेशन से पहले थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं कि आपके एक तो वायरल मार्कर्स होते हैं, एक आपको शुगर का टेस्ट कराना होता है, शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो पहले हम वेट करते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाए। आपका एक ईसीजी होता है, हार्ट का चेकअप होता है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, हार्ट के डॉक्टर से कि सब कुछ फिट है। ठीक है, बस ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई एंड टेस्ट इसमें नहीं होते हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन से पहले कौन सी दवाइयाँ डालनी है, ऑपरेशन के बाद कौन सी दवाइयाँ डालनी है। वेल बहुत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दवाइयाँ नहीं होती। ऑपरेशन से पहले हम आपको कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं जो आपको 1-2 दिन पहले डालनी होती है, दिन में 5-6 बार। और ऑपरेशन के बाद वही आपकी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स, पेन किलर्स, इस तरह की ड्रॉप्स चलती हैं जो आपको करीब 1 महीना डालनी होती हैं। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आंखों में लेंस पड़ा हुआ है वो मुझे महसूस होगा या वो बाहर से दिखेगा। वेल कोई टॉर्च मार के अगर आंखों का डॉक्टर देखता है तो उनको तो समझ आ ही जाएगा कि आंख में लेंस पड़ा हुआ है, लेकिन रूटीन में अगर कोई नॉर्मल इंसान आपकी आंखों को देखता है तो आंखें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं और आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि आंख के अंदर कोई लेंस पड़ा हुआ है। फिर किसी ने मेरे से पूछा था कि आंखों में मेकअप कब से यूज़ कर सकते हैं या हैवी एक्टिविटी, जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ कब शुरू कर सकते हैं। वेल करीब 3 से 4 हफ्ते बाद आंख पूरी तरह से सेटल हो जाती है, उसके बाद अपना मेकअप शुरू कर सकते हैं और कोई भी जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरह की हैवी एक्टिविटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह वो सब शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसी ने मेरे से पूछा कि ऑपरेशन के बाद कितनी बार दिखाने आना पड़ेगा, कितने फॉलोअप लेने पड़ेंगे। वेल एक फॉलोअप होता है ऑपरेशन के बिल्कुल नेक्स्ट डे, फिर एक फॉलोअप हम 2 हफ्ते पे लेते हैं और 4 हफ्ते में लेते हैं, और फिर ये रिकमेंडेशन होती है कि साल में 1 बार अपने डॉक्टर को आपको दिखा लेना चाहिए। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद कितने टाइम बाद हमें चश्मे का नंबर दिया जाएगा, अगर रीडिंग का नंबर हमें चाहिए तो उसके लिए हम अक्सर 2-3 हफ्ते रुक जाते हैं, एक बार आंख को पूरी तरह से सेटल होने देते हैं, फिर हम आपको चश्मे का नंबर दे सकते हैं, वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि आंख के अंदर जो लेंस जाता है वो एक्चुअली दिखता कैसा है, तो वो कुछ इस तरह का लेंस होता है, बहुत ही छोटा सा माइक्रो सा लेंस होता है, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का होता है।
तो मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर पाऊँ सफ़ेद मोतियाँ कैटरैक्ट के बारे में। फिर भी ऑफ कोर्स आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। फिर मैं और क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक नया वीडियो बनाएंगे कैटरैक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में और कैटरैक्ट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।